जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। आप सभी को, मेरे सभी वीडियो देखने वालों को, सभी सब्सक्राइबर्स को और सभी दर्शकों को नए साल 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है, ये कामना है कि आने वाला साल आपके लिए अच्छा हो, सुख समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। आगे बढ़ने से पहले एक अनुरोध कि अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के जरिए मुझे बताते रहें कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। तो आज की जनमन की बात में बात करेंगे 9वीं अनुसूची की। आखिर क्या कारण है कि राज्य सरकारें आरक्षण की सीमा बढ़ा बढ़ाकर उसे 9वीं अनुसूची में डालने के लिए, यानी 9th शेड्यूल में डालने के लिए बेचैन है। राज्यों में होड़ लगी हुई है। क्या उन्हें लगता है कि 9वीं अनुसूची में कानून बनाकर भेज देने से क्या उनकी समीक्षा नहीं हो सकती है, और जो आरक्षण की सीमा वे तय कर रहे हैं, क्या वो उनको अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो आइए देखते हैं कि क्या सच में 9वीं अनुसूची कोई अभेद कवच है जिसे भेदा नहीं जा सकता, या उसकी समीक्षा हो सकती है। आइए शुरू करते हैं आज की जनमन की बात। सरकारी नौकरियां घट रही हैं, वैकेंसी निकलती भी है तो परीक्षाएं, ज्यादातर परीक्षाएं अलग अलग कारणों से या तो टल जाती हैं या विवादों में फंस जाती हैं। कहीं नियोजन नीति के नाम पर, तो कहीं परीक्षाओं में धांधली के चलते, पर्चा लीक होने की वजह से परीक्षाएं जो है वो टलती हैं, विवादों में फंसती हैं, कोर्ट अदालतों में जाकर अटक जाती हैं। लेकिन घटती नौकरियों के बावजूद राज्यों में आरक्षण की सीमा बढ़ाने की होड़ मची हुई है। पहले झारखंड ने किया नवंबर के महीने में, उसके बाद दिसंबर में छत्तीसगढ़ ने 2 विधेयक पारित किए, जिसमें अगर वो पारित हो गए और उसको अगर मंजूरी मिल जाएगी तो वो छत्तीसगढ़ में आरक्षण की सीमा बढ़कर 76% हो जाएगी। बता दें कि उसके ठीक पहले झारखंड ने भी जो विधेयक पारित किया था, उसमें आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 77% करने की बात की थी। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले शीतकालीन सत्र में 2 विधेयक लाकर रखे सदन में। इनमें एक विधेयक था छत्तीसगढ़ लोक सेवा एसटी एससी ओबीसी संशोधन विधेयक 2022 और छत्तीसगढ़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एडमिशन बिल 2022। ये दोनों बिल विधानसभा ने पास कर दिए हैं और इन्हें अब केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। तो इसमें अगर ये लागू हो जाते हैं तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण की सीमा बढ़कर 76% हो जाएगी। हालांकि कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा बढ़ाए जाने को असंवैधानिक करार दिया था। इसके बाद सरकार ने बिल लाकर इसे कानूनी रूप देने का काम किया है। तो बताएं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने के बाद जो रिजर्वेशन की सीमा है वो पहले ही 50% को पार कर चुकी है। हालांकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने के पहले ही तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा थी, लेकिन अब लगता है जैसे हर राज्य में, हर स्टेट में एक कंपटीशन चल पड़ा है, एक होड़ सी मच गई है। झारखंड ने 10 नवंबर 2022 को विधानसभा में आरक्षण को 77% करने से जुड़ा बिल पास किया। उसके बाद छत्तीसगढ़ ने पास किया। झारखंड से पहले कर्नाटक ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी और उसके लिए संविधान की 9वीं अनुसूची वाला रास्ता अपनाया था ताकि इसकी न्यायिक समीक्षा ना हो सके। झारखंड ने भी यही रास्ता अपनाया है। उसने भी आरक्षण सीमा 77% करने का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा से जो बिल पास कराया उसे केंद्र के पास भेजा है ताकि उसे 9वीं अनुसूची में डाला जाए। हरियाणा निजी क्षेत्र में आरक्षण की सीमा 75% करने के लिए पहले ही तय कर चुका है। राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। तो ओपन कैटेगरी, जो मेरिट कैटेगरी है, वो सिकुड़ती चली जा रही है और आरक्षण की वाली कैटेगरी जो है वो बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे अब ये 77 तक पहुंच गई है। तो आरक्षण जो है अब वो वोट बैंक पॉलिटिक्स का शॉर्टकट हथियार बन गया है। हर राज्य को ये लगता है कि कमजोर वर्गों को, आदिवासियों को या अनुसूचित जातियों को या
ओबीसी को अगर अपनी तरफ करना है तो उन्हें रिजर्वेशन दे दो। संविधान में सामाजिक गैर बराबरी दूर करने के लिए आरक्षण का रास्ता अपनाया गया था और इसको बहुत सीमित समय के लिए लागू करने की बात की गई थी, इसलिए हर 10 साल पर इसकी समीक्षा होती है। लेकिन अब ये आरक्षण अंतहीन होता चला जा रहा है और न सिर्फ अंतहीन होता चला जा रहा है बल्कि यह और व्यापक और बड़ा होता चला जा रहा है। तो पहले जो था वो कमजोर वर्गों के लिए था, शैक्षणिक आधार पर था। अब इसमें आर्थिक आधार जुड़ गया है और इसमें सवर्ण जातियों को भी शामिल कर लिया गया है। तो अलग अलग राज्यों में पहले से ही आरक्षण को लेकर अलग अलग जातियां आंदोलन करती रही हैं। बात करें तो हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ आरक्षण के लिए, गुजरात में पाटीदार आंदोलन काफी चर्चित रहा, राजस्थान में गुर्जर आंदोलन करते रहे काफी लंबे समय तक और महाराष्ट्र में मराठाओं ने आरक्षण के लिए आंदोलन किया। राज्य सरकारों ने कई बार आरक्षण को लेकर कानून भी बनाया था, लेकिन वे अदालतों में टिके नहीं ज्यादातर कानून। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध ठहरा दिया था। सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि इसने इंदिरा साहनी केस में तय की गई आरक्षण की अधिकतम 50% के बैरियर को तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से दिए गए अपने फैसले में आरक्षण पर एक नई लकीर खींच दी है। नई लकीर इसलिए कि पहला तो ये कि 50% आरक्षण की सीमा अब ऐसी नहीं रही जिसका उल्लंघन नहीं हो सके, जिसे बढ़ाया ना जा सके। और दूसरा ये कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से यानी सोशल और एजुकेशनल रूप से पिछड़ेपन से अलग हटकर आर्थिक पिछड़ेपन के रूप में यानी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के रूप में किसी अन्य पैमाने को मान्यता दी। इस फैसले के बाद से ही आशंका जताई जाने लगी थी कि चूंकि अब 50% आरक्षण का बैरियर टूट गया है, इसलिए राज्यों में अपने अपने यहाँ आरक्षण की सीमा बढ़ाने की होड़ मच जाएगी, कंपटीशन हो जाएगा। और अब यह आशंका सच होती दिखाई दे रही है जब झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक जैसे राज्य लगातार अब आरक्षण की सीमा बढ़ाने में लगे हैं और कई और राज्य भी इसमें जुटे हुए हैं कि कैसे वे अपने आरक्षण की सीमा बढ़ाएं। तो बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी जैसे क्षेत्रीय दल काफी लंबे समय से जातिगत जनगणना कराने की मांग करते आ रहे हैं और इसलिए करते आ रहे हैं ताकि आबादी के अनुपात में आरक्षण को एक बार फिर से तय किया जा सके। तो सरकारें आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए नवी अनुसूची का रास्ता यानी 9th शेड्यूल का रास्ता अपना रही हैं। तो इसमें यह भी जानना जरूरी है कि आखिर वो 9th शेड्यूल क्या है जिसे माना जाता है कि वो एक ऐसा शील्ड है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है और अगर कोई कानून अगर 9th शेड्यूल में शामिल हो जाता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, ऐसा माना जाता है। और इसीलिए आरक्षण के जो बिल पास हो रहे हैं, जो प्रस्ताव जा रहे हैं, उनको केंद्र के पास भेजा जा रहा है ताकि उसे 9th शेड्यूल में जोड़ दिया जाए संसद के माध्यम से। तो नवी अनुसूची आखिर है क्या? तो नवी अनुसूची बता दें कि इसको संविधान में 1951 में पहले संशोधन के जरिए जोड़ा गया था 9th शेड्यूल को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 9th शेड्यूल है उसको 1951 में पहला संविधान संशोधन के जरिए इसको जोड़ा गया था। संविधान के अनुच्छेद 31A और 31B के तहत इसमें यानी नवी अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से यानी जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्शन हासिल है, संरक्षण हासिल है। आसान भाषा में कहें तो संविधान की नवी अनुसूची में शामिल कानून न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर होते हैं, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा नहीं कर सकते। इसलिए अक्सर आरक्षण से जुड़े कानूनों को 9th शेड्यूल में डालने की मांग होती आई है। 1951 में यानी 1951 में नवी अनुसूची बनने पर इसमें भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म और जमींदारी उन्मूलन समेत करीब 13 कानूनों को जोड़ा गया था। दरअसल आजादी के बाद जब भारत में भूमि सुधार शुरू किया गया था तो उससे यूपी, एमपी और बिहार की अदालतों में चुनौती दी गई थी। पटना हाईकोर्ट ने 12 मार्च 1951 को बिहार भूमि सुधार कानून को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए अवैध घोषित कर दिया, असंवैधानिक करार दे दिया था।
इसी के बाद केंद्र में जो पंडित नेहरू जी की सरकार थी, उस सरकार ने संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा और इसे न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया, यानी जो कानून 9th शेड्यूल में शामिल होंगे उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, कोर्ट इसकी समीक्षा नहीं कर सकता। तो अभी फिलहाल वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल 283 कानून है। पहले इसमें कुल 13 कानून थे, लेकिन अब इसमें 283 कानून 283 कानून है जिन्हें समय समय पर संविधान में संशोधन करने के बाद शामिल किया गया है। खास बात यह है कि अगर किसी कानून को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद अगर संविधान संशोधन करके उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो वह कानून लागू हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि क्या सच में 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को चुनौती नहीं दी जा सकती। इन चर्चाओं के बीच एक मामले की चर्चा काफी तेज है, यानी जब यह बहस चल रही है कि क्या 9th शेड्यूल में शामिल कानूनों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो एक मामले की चर्चा इसमें काफी ज्यादा होती है और वो मामला है 24 अप्रैल 1973 का। सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया था यह केस 1973 में, जिसका नाम था केशवानंद भारती केस। इस मामले में बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, यानी कोर्ट उस मामले की समीक्षा कर सकता है। कब कर सकता है? यदि वह कानून किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, उल्लंघन करता हो या संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकता है। तो अगर कोई कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो या संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूल ढांचा है उसको अगर उसके खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी समीक्षा हो सकती है, यानी वह एक अभेद कवच नहीं है, वो कोर्ट में रिव्यू उसका हो सकता है। इसी तरह का एक और फैसला आया था 11 जनवरी 2007 को। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, संविधान पीठ ने एक फैसला दिया था। उस समय तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश थे भारत के वाई के सब्रवाल, जस्टिस वाई के सब्रवाल की अगुवाई वाली 9 जजों की संविधान पीठ ने 9वीं अनुसूची को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। कोर्ट ने साफ किया कि किसी कानून को 9वीं अनुसूची में डाल देने का ये मतलब नहीं है कि उसकी न्यायिक समीक्षा या संवैधानिक वैधता की जांच ही नहीं की जा सकती। कोर्ट का कहना था कि अगर संबंधित कानून मूल अधिकार के खिलाफ है तो ऊपरी अदालतें उसे रद्द कर सकती हैं। संविधान में बता दें आपको कि आरक्षण का प्रावधान सीमित समय के लिए किया गया था, लेकिन हर 10 साल पर आरक्षण को अगले 10 साल तक के लिए और बढ़ाने का रिवाज तब से चला आ रहा है। तो एक सवाल यह भी उठता है कि क्या आरक्षण कोई फंडामेंटल राइट है, क्या मूल अधिकार है? तो जवाब है नहीं। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण मूल अधिकार नहीं है, रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। दरअसल तमिलनाडु के तमाम राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट से राज्य में मेडिकल और डेंटल कोर्स के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी के लिए 50% आरक्षण लागू करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की थी। उस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। उसके बाद राजनीतिक दलों ने अपनी याचिका वापस ले ली थी। इससे पहले उसी साल फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रमोशन में, प्रोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है। तो ऐसे में झारखंड समेत जो भी राज्य सरकारें इस उम्मीद में अपनी विधानसभाओं से प्रस्ताव पारित कराकर या बिल पारित कराकर केंद्र के पास भेज रही हैं, तो पहली बात कि केंद्र सरकार उस पर विचार करेगी कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर किसी तरह से ये जो प्रस्ताव है या जो कानून जो विधानसभाओं से भेजे जा रहे हैं वो 9वीं अनुसूची में संसद के माध्यम से शामिल हो भी जाते हैं, तो इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि अगर वो 9वीं अनुसूची में चले जाएंगे तो उनकी समीक्षा नहीं हो पाएगी। तो ये साफ तौर पर राजनीतिक स्टंट के अलावा
कुछ नहीं है, सिर्फ ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि नवीं अनुसूची में डालने की जिद का कोई मतलब नहीं बनता जब उसकी न्यायिक समीक्षा हो ही जाएगी। तो इसे सरकारें भावनात्मक मुद्दा बनाकर अपना वोट बैंक मजबूत कर रही हैं, पक्का कर रही हैं, लेकिन उनमें भले सफलता उनको मिल जाए, लेकिन इससे जो नौकरी के लिए जो छात्र युवा जो तैयारी कर रहे हैं, जो आरक्षित कोटे में वो अगर उनको लगता है कि ये कोटा बढ़ जाएगा तो उन्हें नौकरी मिल जाएगी, तो ऐसी संभावना फिलहाल दिखाई नहीं देती है। ये शुद्ध रूप से राजनीतिक स्टंट है, भावनात्मक मुद्दा है और कोर्ट में चैलेंज किए जाने के योग्य है। तो आज की जनमन की बात में यही कि नवीं अनुसूची जो है संविधान की, यह कोई ऐसा अभेद कवच नहीं है जिसको तोड़ा नहीं जा सके, और ये कोई ऐसा नहीं है कि इसकी समीक्षा नहीं हो सके। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे यानी आनंद कुमार के साथ और देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद, नमस्कार।